हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज से देखिए नवरात्रि शुरू हो रही है और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, ये उसका लेक्चर नंबर 62 है और ये जो सीरीज है डेडिकेटेड है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। ठीक है। और इसमें जो अभी बुक स्टार्ट है उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। और हर लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी न किसी स्टेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 5 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस डाउनलोड करके आप अपने स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी तक इसमें 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू आर टू वी टू आर सच दैट टी ऑफ 23 इज इक्वल टू 12,15, टी ऑफ 10 इज इक्वल टू 0,0 इज डिफाइंड बाई। कहा गया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो 2 3 पे ऑपरेट होकर 12 15 देता है, 10 पे ऑपरेट होकर 0 0 देता है, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको डेफिनेशन बतानी है, किस तरीके की उसकी डेफिनेशन होगी। तो देखिए ये डिफाइंड कहाँ से है, ये V2R से V2R पे डिफाइंड है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V2R से V2R पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे पहले डोमेन में कौन सा एलिमेंट लिया गया था, 2,3 पे ऑपरेट हुआ था और एक एलिमेंट और है इसका, वो कौन सा है, 1,0 है। दो एलिमेंट दिए गए हैं। 2 3 पे ऑपरेट होके उसकी इमेज ये क्या देता है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक स्मॉल टी लिखा गया है, 2 3 पे ऑपरेट होकर 12,15 देता है। ठीक है, 12,15। और 1,0 पे ऑपरेट होकर कितना देता है, 0,0 देता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डोमेन में इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि इसको डोमेन में हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे x, y। अब हम लोग x, y को, चूंकि अगर ये वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए चूंकि इसकी डायमेंशन 2 है और इसमें दो ये वेक्टर है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होगा कि x, y को 2,3 और 1,0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। x, y को 2,3 और 1,0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका ये है कि एक्स वाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2,3 प्लस बीटा टाइम्स 1,0। तो कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अगर आपको कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसमें एक आर्बिट्रेरी जो है पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एक्स, वाई। फिलहाल हम देखिए इन्होंने x1 x2 दिया हुआ है ना, बेहतर होगा कि हम लोग भी x1 और x2 के टर्म में लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x1 x2 कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से बना लेता हूँ, ये हो गया x1 x2, x1 x2। तो यहाँ पे x1 x2 को हम लोग क्या करेंगे, 2,3 और 1,0 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में और वो उसकी बेसिस का काम करेगा। उसमें दो एलिमेंट है, उसके डायमेंशन भी 2 है, दोनों एलिमेंट, दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो x1 x2 को 2,3 और 1,0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट हो गया 3 अल्फा और बीटा इंटू 0 तो बीटा ही 0 हो जाएगा। और इधर पे हमारे पास क्या है, x1 इंटू x2 है। कंपेयर करें तो यहाँ से जो सेकंड कंपोनेंट राइट हैंड साइड में 3 अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में x2 है, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x2/3 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x1, जिसमें हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो बीटा आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस 2 अल्फा, और 2 अल्फा का मतलब 2x2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमको 3x1 माइनस 2x2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हम अगर 1 नंबर में अगर रख दें तो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू, x1 x2 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मतलब है x2/3 और कितना है वो 2,3 है। ठीक है, और प्लस फिर कितना बीटा, बीटा के साथ कितना रख देंगे हम लोग, 3x1 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे बगल में 1,0। अब इसमें दोनों तरफ t अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा t ऑफ x1 x2
इज इक्वल टू x2/3 तो बाहर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर t ऑपरेट किसके ऊपर होगा, 2 3 के ऊपर ऑपरेट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3x1 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3 ये बाहर हो जाएगा और t किस पे ऑपरेट होगा, 1,0 पे ऑपरेट होगा। तो कितना दे देगा ये, x2/3 और t 2 3 पे ऑपरेट होकर 12,15 देता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से 3x1 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3 और t 1,0 पे ऑपरेट होकर कितना देता है, 0 0 देता है, ठीक है। तो ये तो 0 पे मल्टीप्लाई होगा 0 देगा, ये x2/3 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो कितना आ जाएगा, 4x2 आ जाएगा। तो 4x2 और प्लस 0 मतलब 4x2 ही रहेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 5x2। तो आंसर आ गया 4x2 और 5x2 के साथ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। और देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, है ना। जैसे 2 3 आप निकाल लीजिए, 12,15 कौन सा ऑप्शन देता है, 1,0 का आंसर 0,0 कौन सा ऑप्शन देता है, उससे भी आप थोड़ा सा क्विकली आंसर को निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल मेथड बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द सेट 1,3,2 दिस आर व्हाट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये आपको चेक करके बताना है। देखिए इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं 1,3,2, चाहे तो आप इसको रो में लिख लीजिए या कॉलम में लिख लीजिए और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। मैं फिलहाल कॉलम में लिख लेता हूँ क्योंकि वेक्टर्स जनरली कॉलम में लिखे जाते हैं। तो 1 3 2 लिख दिया, 1 माइनस 7 माइनस 8 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 1, -1। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। और मैं देखिए इसलिए आपको कह रहा था कि डिटर्मिनेंट के रोज को आप कॉलम में बदल दीजिए या कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप चाहे रो में लिखे चाहे कॉलम में लिखे, आंसर तो एक ही आना है। अब देखिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तब तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपांड कर देंगे इसको हम लोग। तो 1 इंटू कितना मिल जाएगा हमें, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। फिर -1 इंटू कितना मिल जाएगा, -5 और 2 इंटू -10 मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 15 + 5 और -20 इज इक्वल टू आ गया 0 0। डिटर्मिनेंट ए 0 आने का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर वी टू बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, पहला ऑप्शन ये है वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन कितनी n है। पहला ऑप्शन ये है कि एवरी लिस्ट ऑफ टू n+1 वेक्टर्स ऑफ v इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी n है, अगर उसमें आप n+1 वेक्टर्स रखेंगे, मतलब n+1 वेक्टर्स को एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो लीनियरली क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये गलत बात है। ये कह रहा है नो लिस्ट ऑफ n-1 वेक्टर्स ऑफ v कैन स्पेन v। अगर v का डायमेंशन जब आपने बता दिया, डायमेंशन ऑफ v n है, तो ये n वेक्टर से ही तो जनरेट हो पाएगा ना। ये कह रहे हैं कि n-1 वेक्टर्स कभी भी उसको स्पैन नहीं कर सकते हैं, तो ये सही बताया जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है एनी सेट ऑफ n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज ए बेसिस। बेसिस हो ही नहीं सकता क्योंकि डायमेंशन में अगर n एलिमेंट है, और बेसिस का मतलब क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उतनी डायमेंशन होती है। तो अगर आपने कह दिया है कि उसका डायमेंशन n है तो बेसिस में n एलिमेंट होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं n-1 एलिमेंट जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बात है। चौथा है कि एनी सेट ऑफ n वेक्टर्स दैट स्पैन्स v इज ए बेसिस। हाँ बिल्कुल, कि कोई भी अगर चूंकि डायमेंशन n है तो अगर कोई भी n वेक्टर ऐसे मिल जाए जो उसको स्पैन करते हैं तो बेसिस बन जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब दूसरा चौथा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। कहा जा रहा है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज का देखिए एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दी हुई हो उसकी आइगन वैल्यूज निकालना, उसका सम करना है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ये किसके बराबर आता है, ट्रेस के बराबर आता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैं ए बोलता हूँ, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो डायगोनल एलिमेंट का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 + 1 + 0। तो
कुल मिला के हमें आंसर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में ही पूछा गया 2014 में। कहा जा रहा है इफ λ1, λ2, λ3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, और ए ऑप्शन में दिया गया है कि λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है। अगर λ1, λ2, λ3 हैं, अगर आइगन वैल्यूज हैं, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, किसी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बी ऑप्शन इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 1/3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो गलत है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। इसका मतलब ओनली ए इज ट्रू, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर क्यूब में, और टी ऑफ ए बी जो है किस तरीके से जो है, देखिए दिया हुआ डेफिनेशन में टी ऑफ ए बी हमको दिया गया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, कामा बी फॉर ऑल ए बी, बी वे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पूछा जाए कर्नल ऑफ टी किसके बराबर होगा। देखिए कर्नल ऑफ टी के बारे में मैं कई बार बहुत सारे क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए आपको, तो बहुत बार हम लोगों ने कर्नल निकाला है। एक बार फिर से मैं आपको इसको रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस आर क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है टी। ठीक है, अब देखिए कर्नल क्या होता है। कर्नल का मतलब ये हो गया कि ये जो आर स्क्वायर जो इसका डोमेन है, यहाँ पे मान लिया कि कोई भी एलिमेंट जैसे ए कामा बी है, सपोज वो किससे जुड़ जाता है, यहाँ के 0,0 वाले एलिमेंट से जुड़ जाता है अगर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो कर्नल है उसमें कर्नल ऑफ टी में क्या आ जाएगा, ए कामा बी आ जाएगा। कर्नल ऑफ टी में क्या आ जाएगा, ए कामा बी आ जाएगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि डोमेन में, मतलब आर स्क्वायर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसकी इमेज क्या मिलती है, 0, 0, 0 मिलती है, वो हमारे कर्नल ऑफ टी के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि चलिए कि टी, इसका मतलब ये होता है कि हमें निकालना ये पड़ता है कि जैसे यहाँ पे आपने कहा था ना टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0,0,0 अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ए बी हमारा क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ टी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी चलिए हम लोग टी ऑफ ए बी को करके देख लेते हैं, 0,0,0 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो टी ऑफ ए बी की डेफिनेशन कितनी हमारी है, टी ऑफ ए बी की डेफिनेशन है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और कितनी है, बी है, इज इक्वल टू 0, 0, 0 करके देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ए बी हमारा जो है वो कर्नल ऑफ टी में आ रहा है। तो ए और बी की इमेज क्या होगी, टी ऑफ ए बी कितना आएगा, 0,0,0 आएगा। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं, पहले वाले को पहले से कंपेयर कर देते हैं, तो मिल जाएगा ए प्लस बी 0, फिर यहाँ से मिल जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा बी इज इक्वल टू 0। तो जब बी इज इक्वल टू 0 है पुट कर देंगे तो ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया कि आपने कहा था ना कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, यही ना, तभी तो टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि कर्नल ऑफ टी में क्या आने वाला है, ए कामा बी, ए कामा बी, ए कितना है 0, बी कामा 0, मतलब 0,0 आने वाला है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A3 7। ठीक है, एक आइगन वैल्यू 7 है, उसका डिटर्मिनेंट भी 7 है। पूछा जा रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डेफिनेशन आप जानते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है ना, अब कुछ रूल मैं बताता हूँ। मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज हैं λ1, λ2, λ3। ठीक है, तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगा 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3। ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, ए इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स मतलब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन, अपॉन कितना आ जाएगा λ1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन λ3।
ये आ जाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए के आइगन वैल्यूज। तो ये थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा 3। कोई अगर आपसे पूछे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या आएंगे तो आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया कि लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, मान लिया 7 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 7 है, तो आपको बताना कि एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज होती हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन defined from vector space Vf to V dash f, where Vf is a finite dimensional vector space, then which of the following is true? रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, इस तरीके के बारे में पूछा गया। मतलब रैंक नलिटी थ्योरम आपसे डायरेक्टली उसका स्टेटमेंट पूछा गया है। तो टी हमारा देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक है, वी एफ से कहाँ तक है, वी डैश एफ तक है। तो अगर इसमें हम रैंक नलिटी थ्योरम लगाएं तो रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है कि रैंक ऑफ टी, ठीक है, प्लस नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस कौन सा भी है, डायमेंशन ऑफ भी के बराबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, रैंक ऑफ टी प्लस, नहीं ये नहीं है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी प्लस इक्वल डायमेंशन ऑफ बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। और इस क्वेश्चन में दिया गया कि इफ m इज इक्वल टू दिस देन m स्क्वायर माइनस लैम्डा m माइनस हाइट 2 इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना है। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर 2/2 की हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालने का तरीका ये होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल किसी मैट्रिक्स का ऐसा निकालते हैं। कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस कितना 4 है तो 4 लैम्डा, और डिटर्मिनेंट कितना 3 माइनस 4 मतलब -1, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। अब केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता है, तो लैम्डा की जगह हम लोग मैट्रिक्स एम रख देंगे। कितना आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m, ठीक है, और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको आप इससे मिलाइए, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम माइनस आई टू से मिलाएंगे तो लैम्डा की जगह पे आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लैम्डा की वैल्यू -4 नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे भी एम स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस दिया गया है, यहाँ पे भी माइनस हो गया, और एम का कोफिशिएंट यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे एम का कोफिशिएंट 4 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 ही इसका आंसर आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस ऑफ द सब स्पेस। एक डब्ल्यू दिया गया है एक्स वाई 0t, और यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन दे दी गई हैं जहाँ पे एक्स वाई टी बिलोंग्स टू आर। तो पूछा जा रहा है कि इसकी बेसिस क्या होगी, इस वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए बेसिस निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, समझना है कि किससे ये जनरेट होगा, है ना। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू लिखा गया है एक्स वाई और 0 और t लिखा गया है। ठीक है, सच दैट x प्लस 2y प्लस टी इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा गया y प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको मिल जाएगा x हो गया, और y की जगह कितना लिख दिया गया -t, और यहाँ पे लिखा गया t, और यहाँ पे लिखा गया 0। अब पहले इक्वेशन में भी हम लोग y की जगह पर रख देते हैं -t, तो कितना हो जाएगा x, फिर कितना हो जाएगा -2t प्लस टी इज इक्वल टू 0, और कितना मिल जाएगा y इज इक्वल टू -t मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -2t प्लस टी, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं x यहाँ पे t, ये भी हो गया t, सॉरी ये हो गया -t, ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया t, सच दैट t बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया हमारा, दिस कैन बी रिटन एज t, बाहर ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 -1 0 1, इसी से जनरेट होगा, ये इसकी बेसिस हो जाएगी। ठीक है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, इस W की बेसिस क्या हो जाएगा 1 -1 0 1, तो 1 -1 0 1 के साथ
डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 56 में कि इफ ए मैट्रिक्स P हैज आइगन वैल्यू 1 एंड 6 विद करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1, -1 का ट्रांसपोज, 4, -1 का ट्रांसपोज रेस्पेक्टिवली, देन द मैट्रिक्स P इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए अगर मैट्रिक्स P हमको निकालना है तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या हम लोग डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, मैट्रिक्स P की जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 और 6 है, तो हमें हमें ये मालूम है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज की अगर बात करें तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब 1 + 6 कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स की बात की जा रही है उसका ट्रेस कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में ट्रेस कितना आ रहा है 5 - 2 3 आ रहा है, ये तो गलत है। दूसरे में 5 + 2 7 आ रहा है, ठीक है। तीसरे में भी 5 + 2 7 आ रहा है। चौथे में 3 + 2 5 आ रहा है ट्रेस, तो चौथा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब हमें ये भी मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 आना चाहिए। बी ऑप्शन सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, किसका डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट बी वाले का 10 - 4, ये तो 6 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, ये तो ठीक है। और सी वाले में 10 + 4 14 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आर क्यूब डिफाइंड बाय दिस। इस तरीके से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस बी और आर क्यूब इज इक्वल टू आर। तो देखिए जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई हो और स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालनी है, बहुत ही एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपको करना क्या है, एक ऐसे मैट्रिक्स आप बनाइए, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे x1 x2 और x3 का कोफिशिएंट देखना क्या है। x1 का कोफिशिएंट 3 है, रो में आप लिखते जाइए। x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 तो इसमें है नहीं पहले वाले में, तो x2 0 हो गया, x3 कितना 1 है, पहला रो मिल गया 3 0 1। दूसरे यहाँ पे कंपोनेंट पे आइए, -2x1 + x2 में आइए। x1 का कंपोनेंट कितना -2, x2 का कंपोनेंट है 1 और x3 का कंपोनेंट है 0। थर्ड वाले में आ जाइए, x1 का कंपोनेंट कितना है -1, x2 का कंपोनेंट है 2, x3 का कंपोनेंट है 4। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन चुकी है, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया 3 0 1 -2 1 0 और -1 2 4 के साथ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन कहा गया द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। एक मैट्रिक्स है 2/2 की, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बाद में केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो लैम्डा के जहाँ हम लोग ए रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है इस मैट्रिक्स का, ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, जो कि कितना हो जाएगा 5a, और इसका डिटर्मिनेंट कितना है 6 - 2 मतलब 4 है ना। और तो कितना हो जाएगा +4 आयोटा, सॉरी 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर -5a + 4i इज इक्वल टू 0 के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का जरा लेट a इज इक्वल टू 1 4 2 3 देन द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 इज इक्वल टू व्हाट। आइगन वैल्यू 5 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है आइगन वेक्टर क्या होगा। तो पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन एक बार मैं रिकॉल करवा दूं। मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, v एक वेक्टर है, अगर v को हम a पे ऑपरेट करवाएं, अगर ए भी इज इक्वल टू मिल जाए लैम्डा b, तो हम लोग लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू, लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू, और v को हम लोग क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर बोलते हैं। बी को हम लोग क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया है, कितना दिया गया है 1 4 2 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि आइगन वेक्टर निकालना है, भी निकालना है। मैं मान लेता हूँ भी कितना हमारा b1 b2 है, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है, और फिर से भी दिया गया, भी का मतलब कितना होगा v1 v2 आ गया। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, v1 v2 की वैल्यू निकाल लेनी है। कितना पहला मल्टीप्लाई को क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा v1 + 4v2, और दूसरा क्या बनेगा 2v1 + 3v2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 5v1, और यहाँ पे कितना 5v2 है। कंपेयर करिए, तो यहाँ से हमको मिलेगा v1 + 4v2
इज इक्वल टू 5v1 मिलेगा, पहला इक्वेशन। तो 5v1 में से v1 चला जाएगा तो इसका मतलब 4v2 इज इक्वल टू 4v1, 4 कट कर देंगे तो मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू v2। ठीक है, तो v1 v2 सेम सेम होगा, v1 v2 सेम सेम होगा, यहाँ पे v1 v2 सेम सेम होगा, मतलब v, तो से ऑप्शन में देख लीजिए सेम सेम। देखिए ये 1 1 का ट्रांसपोज मतलब ये कैसा आएगा, 1 1 सेम सेम आ रहा है। दूसरा वाला कितना आ जाएगा 2 और -1, ये तो अलग अलग आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। तीसरे वाले में -1 -2 ये भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। ये वाला -2 -1 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। पूछा जा रहा है आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, पूछा जा रहा है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगे। एक तरीका ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के और हम लोग इसको सॉल्व करें और आइगन वैल्यूज को निकाल लें। लेकिन हम लोग शॉर्टकट तरीके से इसको लगाएंगे। देखिए जब ऑप्शन में आपको आइगन वैल्यूज दी गई हैं तो आपके पास दो रिलेशन है। एक रिलेशन ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना, पहला रिलेशन हमारे पास ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका ट्रेस की अगर हम लोग बात करें, इसका ट्रेस कितना है, ठीक है ना, इसका ट्रेस की अगर बात करें तो -6 -1 -7 +2 -5 है। ट्रेस कितना -5। इसका मतलब जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे उनका सम -5 आना चाहिए। पहले वाले में देखिए कितना मिल रहा है 2 -3 -1 मिल रहा है, ये तो होगा नहीं। सी वाले में 2 + 3 कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन में -2 -3 -5 मिल रहा है, ये तो हो सकता है। और डी ऑप्शन की तो अभी फिलहाल बात हम लोग नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन हो सकता है। अब कंफर्म कैसे होगा कि यही है कि नहीं, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में अगर इसका प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, ये देखना हमें। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो -1 इंटू कितना मिल जाएगा -12 + 12 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0। ठीक है, फिर -2 इंटू -6 मिल जाएगा, और फिर कितना मिल जाएगा +2 इंटू -6 मिल जाएगा, 2 इंटू -6। तो कितना हो जाएगा हमारे पास +12 -12 इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी कितनी आ रही है 0 आ रही है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे अब हम लोग कोई एक नई बुक स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली या तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और या तो हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सी बुक आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।